शाम में असद खानदान के निस्फ सदी से जायद पर मुहित मुतलकुल अनान इक़्तिदार का सूरज बिलाखिर आज गुरूब हो गया। 24 बरस सदर के ओहदे पर फाइज रहने वाले बशारुल असद हवाई जहाज में बैठे और नामालूम मुकाम पर मुंतकिल हो गए। बाग़ियों ने दारुल हुकूमत दमिश्क का कंट्रोल संभाल लिया है। सरकारी टीवी, रेडियो, वज़ारत दिफा की इमारतों में बागी दाखिल हो गए हैं। दमिश्क में बागी मलेशिया को किसी मुज़ाहमत का सामना नहीं करना पड़ा। दमिश्क के करीब जेल से हज़ारों कैदी रिहा। वज़ीर आज़म मोहम्मद गाज़ी अल जलाली की शहरियों से अवामी इमलाक को नुकसान न पहुँचाने की अपील। कहा उन्होंने मुल्क नहीं छोड़ा। बागी गिरोह तहरीरुल शाम के सरबरा अबू मोहम्मद अल जुलानी का कहना है कि साबिक वज़ीर आज़म मोहम्मद अल जलाली पुरअमन इंतकाल इक़्तिदार तक तमाम रियासती इदारों को चलाएंगे। जश्न के दौरान हवाई फायरिंग पे पाबंदी भी आयद कर दी गई है। इस दौरान शहरी सड़कों पर निकल आए। वो टैंक्स, मिलिट्री गाड़ियां जो कि शामी फौज दमिश्क की सड़कों पर ही छोड़कर चली गई थी, उस पर शहरी चढ़ गए। उन्होंने आज़ादी के नारे लगाए। इसके अलावा हवा में मुक्के लहराए। उमैया चौक पर जो बागी फौजी हैं, राम शहरी जमा हुए और आज़ादी के नारे लगाए। हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर तज्ज़ियाकार, सीनियर साबिक़ सफ़ीर मलिहा लोधी साहिबा। हम बैनुल अक़वामी उमूर पर इनकी बड़ी कीमती राय होती है। बहुत शुक्रिया मलिहा साहिबा, आप हमारे साथ मौजूद हैं। ये बताइएगा, आज जिस तरह इवेंट्स अनफोल्ड हुए हैं, बहुत जल्दी में नहीं हुआ ये सब कुछ? यानी कि किसी को कोई तवक्को नहीं थी कि इस तरह से जो मिलिटेंट्स हैं या बागी हैं जिनको आप कह रहे हैं, जिस तरह से ऑपोजिशन ने कंट्रोल संभाला दमिश्क का, किसी को ये नहीं अंदाजा था कि सीरिया की जो फौज है वो किस तरह से बिल्कुल ही लड़ने से इनकार कर देगी और वाकई बिल्कुल जिसको अंग्रेजी में कहते हैं द सीरियन आर्मी मेल्टेड अवे। तो मैं समझती हूँ कि ये एक सियासी ज़ल्ज़ले से कम नहीं है। ये डेवलपमेंट, ये एक साइज़मिक जियोपॉलिटिकल इवेंट है। इससे खित्ते का लगता है कि नक्शा बदल जाएगा, इसलिए कि जो मिडिल ईस्ट यानी कि मशरिक़ वुस्ता में फौजी या सियासी कुव्वत का तवाज़ुन है, उसमें मैं समझती हूँ कि बहुत ही बड़ी तब्दीली आएगी। सीरिया के अंदर जाहिर है सबसे बड़ा सवाल ये है कि आया जो सियासी ट्रांजिशन है, क्या वो पुरअमन होगा या किसी किस्म की लड़ाई जारी रहेगी, अब ये हमें देखना है। ठीक है, वली साहब हमारे साथ ही मौजूद रहिए। माहिर उमूर मशरिक़ वस्ता मंसूर जाफ़र साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत अहम तवज्जो दिलाई मंसूर जाफ़र साहब की, जो बागियों की टर्म है ये तो कॉइन ही बशार मुखालिफिन क़ुव्वतों के लिए ख़ुद बशारुल असद ने की थी। इनके लिए बागी का लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाए या इनको बशार मुखालिफ हिज़्ब कहा जाए, क्या कहा जाए, और ये सब कुछ जो हुआ इसको आप कैसे देख रहे हैं? देखिए जी, जितनी भी टर्म कॉइन की जाती हैं इसके पीछे यकीनन एक फिलॉसफी होती है और ख़ास तौर पे इस वक्त क्योंकि इनका मुकाबला बशारुल असद और उनकी हुकूमत और उनकी फ़ौज के साथ था, तो उन्होंने इसके लिए बागियों के टर्म या अस्करियत पसंदों के टर्म, लेकिन इनका जो ओरिजिन है, चाहे इस वक्त वो बहुत ही एक निजात दहिंदा के तौर पे सामने आए हैं शामी अवाम के, लेकिन ये जिन ग्रुपों पे मुश्तमिल है उनकी एक पूरी हिस्ट्री है। वो इराक से यहाँ पे आने वाली अलकायदा और दाइश और उसके बाद यहाँ पे अल-नुसरा फ्रंट और इसी तरीके से जो दीगर स्प्लिंटर ग्रुप यहाँ पे ऑपरेट कर रहे थे, जिनका यकीनन मकसद बशारुल असद की हुकूमत ही का खात्मा था, ये तमाम उन पर मुश्तमिल तहरीरुल शाम तंजीम नामी प्लेटफॉर्म से ही ऑपरेट कर रहे थे। और इसमें मैं समझती हूँ जो सबसे ज़्यादा इस वक्त महमेज लगाई इनकी इस पूरी जद्दोजहद को या इनके इस गैर मुतवक्को विक्ट्री को, वो अभी हाल ही में जो आस्ताना प्रोसेस के तहत होने वाले दोहा में मुज़ाकरात में जो एक डेडलॉक सामने आया था, और उसके बाद तुर्की जो था वो एक डेस्परेट अंदाज में उन्होंने इन ग्रुपों की, इन खासतौर पे ये जो तहरीरुल शाम तंजीम है इसकी सरपरस्ती और इन्हें गोला बारूद और असला और लॉजिस्टिक तमाम नौयत की फराहम की, जिसके बाद उन्होंने अपने स्ट्रॉन्ग होल्ड से जिस अंदाज से पिछले 5 दिनों में एक के बाद दूसरा और दूसरे के बाद तीसरा शामी शहर जो है वो अपने ज़ेरे नगीन किया, और वहाँ पे यकीन उन्होंने मज़ाहमत इस हवाले से देखने को नहीं मिली क्योंकि इस वक्त तकरीबन 15 बरस से जो बशारुल असद साहब की एक रजीम मुतलकन अंदाज में अपने अमूर सल्तनत चला रही थी, उससे जो फौज का मोराल है वो बहुत हद तक गिर चुका था। और इसी तरीके से शाम के अंदर ख़ास तौर पे ईरान की और उसके बाद हिज़्बुल्लाह के हवाले से जो एक्टिविटीज़ थी, उसकी वजह से शाम के शामी अवाम जो हैं वो एक
परेशानी के शिकार थे, और ख़ासतौर पे उसके नतीजे में जो उनकी मईशत और उनका जो एक सियासी पॉलिटिकल सेटअप है वो बिल्कुल कोलैप्स का शिकार हो गया था। तो ये एक सिचुएशन बनी है, लेकिन अब मैं समझता हूँ कि उससे बड़ा चैलेंज इस वक्त शाम के सामने है, क्योंकि ये स्प्लिंटर ग्रुप इसी नौयत की हिस्ट्री हमने देखी है कि जहाँ जहाँ इस तरह के रिजीम चेंजेस हुई हैं, चाहे वो इराक के अंदर पहले कराई गई, उसके बाद लीबिया में, फिर यही एपिसोड यमन के अंदर रिपीट करने की कोशिश की गई, या उससे पहले हमारे हमसाया मुल्क अफगानिस्तान में इसी नौयत की चीज देखी गई, तो वहाँ पे जो स्टेबिलिटी लाना जो है वो एक कार्य दारद था, क्योंकि ये जो स्प्लिंटर ग्रुप्स हैं इनकी रूट्स बड़ी डीप रूटेड होती हैं, और ये माशरे के अंदर भी, और फिर एक जो इंतहा पसंदी का एक कल्चर और इसी नौयत का हर चीज को ताकत के जोर पे हल करने का जो एक वहाँ पे रविश चल निकली है, वो उसके नतीजे में ये किसी भी ये जो यानी कुछ किसी मुरव्वजा सियासी अमल का हिस्सा बनाने के लिए इन लोगों की बहुत ज्यादा, मैं समझता हूँ, वो तरबियत की, ट्रेनिंग की जरूरत होगी। इस वक्त कम से कम जो इस रीजनल गेम प्लान का हिस्सा है, खासतौर पर वर्ल्ड पावर, उन्हें तो कम से कम इस नौयत की रिफॉर्मेशन या इन लोगों की कुछ तरबियत की ऐसी जरूरत नहीं है, क्योंकि उन्होंने एक मकसद हासिल करना था, रिजीम चेंज। अब अगला वो टारगेट अपने ईरान के हवाले से शायद सेट किए बैठे हैं, और यही वजह है कि डोनाल्ड ट्रंप साहब ने जिस अंदाज से एक धमकी अमेज बयान दिया था कि अगर हमास ने हमारे कैदी ना छोड़े तो मैं मिडिल ईस्ट की ईंट से ईंट बजा दूंगा और मैं मिडिल ईस्ट को जहन्नमज़ार में तब्दील कर दूंगा, तो ये उसकी पहली किस्त आपके सामने आ गई है। जी ठीक है, आप हमारे साथ ही, मंसूर जाफर साहब हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। मलिहा लोधी साहिबा भी हमारे साथ मौजूद हैं। मलिहा साहिबा, ये भी कहिएगा कि ईरान, रूस और जो बशार के इत्तेहादी हैं, उनका क्या मौक़िफ़ है इस हवाले से? देखिए, उनके लिए जितने भी इत्तेहादी थे बशर अल असद के, उन सब के लिए ये बहुत ही बड़ा सेटबैक है, धचका है। इसमें जाहिर है हिजबुल्लाह शामिल है, इसमें ईरान शामिल है, इसमें रूस भी शामिल है, इसलिए कि ये तीनों कुव्वतों ने, तीनों पाज ने हिमायत की थी सीरियन हुकूमत की, रन बाय बशर अल असद। तो लगता यही है कि जो डेवलपमेंट्स हाल में होती रही हैं मशरिक़ वस्ता में, जिसमें कि हमने देखा कि इजराइल ने हमला किया हिजबुल्लाह पे, उसको कमज़ोर किया, फिर आप किसी हद तक ये भी कह सकते हैं कि ईरान भी इन डेवलपमेंट्स में मुलव्वस रहा इजराइल की वजह से, तो इससे वो खासे कमज़ोर हो गई उनकी हिमायत असद के लिए। जहाँ तक रूस का ताल्लुक है, रूस जाहिर है यूक्रेन की जंग में ज़्यादा प्रीऑक्यूपाई होता रहा, तो उनके लिए भी इतना फोकस नहीं रहा सीरिया पे। और फिर मैं समझती हूँ कि सीरिया की अपनी डायनामिक्स देखिए, अगर एक खानदान 50 साल से ज्यादा हुक्मरानी करता है, फिर ऐसा वक्त भी आता है कि जब लोग तंग आ जाते हैं, और फिर जाहिर है ऑपोजिशन फोर्सेस, इसलिए कि आपका एक सवाल पहले था कि जी उनको कैसे डिस्क्राइब किया जाए, तो मैं समझती हूँ कि वो ऑपोजिशन तो थे ना इस हुकूमत के, जो कि अब बरतरफ हो गई है, तो उन ऑपोजिशन फोर्सेस की जाहिर है हिमायत बढ़ती गई, और जिस आसानी से उन्होंने किया है। मलिया साहिबा, ये यकीनन कि उन्होंने बहुत तेजी से हमला किया है। इसमें हमें क्या जिस तरह के एक प्रॉक्सी जंग थी जो शाम में पिछले 2 दहाइयों से लड़ी जा रही थी, और जिसमें हमने देखा कि पासदारान इनकलाब के कमांडर्स वहाँ पाए जाते थे, लीड करते थे। ऐसे में आपको लगता है कि जो हाल ही में हमास इसराइल लड़ाई में जो हिजबुल्लाह का किरदार था और जो शाम का किरदार था, उसको मद्देनजर रखते हुए कहीं से डोरें हिलाई गई हों, को खामोश इशारा किया गया हो, जिसके बाद इन फोर्सेस ने पेशकदमी की और फिर कोई रोकने वाला भी इनको दिखाई नहीं दिया? देखिए, मैं तो कोई खास कंस्पिरेसी थ्योरीज में नहीं यकीन रखती हूँ। मैं समझती हूँ कि हमें हकीकत पे बेस करना चाहिए अपना तज्जिया, और इस तरह की कयास आराइयाँ कम से कम मैं नहीं समझती कि इससे हमें कोई फायदा होता है। सूरत हाल ये है कि ऑपोजिशन फोर्सेस ने कब्जा कर लिया है मशरिक़ वस्ता का जो बैलेंस ऑफ पावर है, जिसको फौजी या सियासी कुव्वत का तवाज़ुन कहते हैं, वो अब तब्दील हो जाएगा। इसमें ईरान का जो असर है मशरिक़ वस्ता में, मिडल ईस्ट में, वो पहले से बहुत कम हो जाएगा। रूस का भी पहले से कम हो जाएगा। अब देखना ये है कि क्या अमेरिका, सदर ट्रंप ने, बल्कि जो कि सदर बन जाएंगे अगले महीने, सदर ट्रंप ने तो हाल में यही कहा है ना कि वो इस जंग में नहीं इन्वॉल्व करना चाहते अपने मुल्क को। तो अब देखना ये है कि
क्या जो ग्रुप सबसे स्ट्रांग है, ताकतवर है ऑपोजिशन फोर्सेस में, जिसपे कि बल्कि उसको तो एक टेररिस्ट ग्रुप डिक्लेयर किया है अमेरिका ने, यूएन ने और ईयू ने भी, तो क्या वो जो ग्रुप है क्या वो हावी हो जाएगा, इसलिए कि और ग्रुप्स भी है ना ऑपोजिशन में, तो क्या वो हावी होगा, क्या वो किसी किस्म के कौमी यकजहती कर सकेगा सीरिया में, जो ट्रांजिशन होनी है सीरिया में क्या वो पुरअमन होगी। मैं समझती हूँ इन सवालों के जवाब ज्यादा जरूरी है कि हम इनके बारे में जरा सोचें। ठीक है, बहुत शुक्रिया। मंसूर जाफर साहब हमारे साथ मौजूद थे, मलिहा लोधी साहब हमारे साथ मौजूद थी। हम दोनों के कीमती वक्त का बहुत शुक्रिया।